नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18. What is smog? Explain briefly the chemicals using causing photochemical smoke. तो स्टूडेंट्स ये जो स्मोक वाला क्वेश्चन था ये हमने बहुत डिटेल में ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्मोक जो है वो बहुत डिटेल से 2016 के सप्ली 1 पेपर में क्वेश्चन नंबर 19 था डिस्कस कर लिया है. तो आपने उसको वहाँ से प्रिपेयर भी कर लिया होगा, याद भी कर लिया होगा. ठीक है, तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने सेक्शन बी को बहुत अच्छे से डिटेल से डिस्कस कर लिया है. जो चीज़ें रिपीट थी एज इट इज़ वो भी आपको बता दी हैं, जो स्लाइड चेंज के साथ थी वो भी बता दी हैं. ठीक है, तो अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन सी. क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी पार्ट जो है वो एक्सक्लूडेड है. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जाम्पल. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर है. ये आपने चैप्टर 14 में इन टॉपिक्स को टिक कर लेना है, क्योंकि इनऑर्गेनिक के जितने भी टॉपिक्स आप पेपर्स में कवर करते जा रहे हैं उसको आपने अपनी बुक में कवर जो है वो मार्क करते जाना है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिए हैं. ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो जब हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर देखा था तो उसमें हमने ऑलरेडी ये चीज़ देख ली हुई थी कि जो हमारे पास कम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं उसमें हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर एग्जिस्ट करता है, और कभी कभी ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर की फॉर्म में ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है. ठीक है, और कभी कभी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो वो हमारे पास कैटाइन यानी होता है. ठीक है, कैटाइन यानी पॉजिटिव फॉर्म में होता है और सिंपल एनाइन उसके साथ लगे होते हैं. ठीक है, या कभी कभी हमारे पास सिंपल कैटाइन्स होते हैं और कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो होता है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है. अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो है वो हमें पता है कि हमारे पास कोई भी मेटल एग्जिस्ट करती है, ट्रांजिशन मेटल अलोंग विद लिगेंड्स. ठीक है, मोर देन वन लिगेंड्स हो सकते हैं. ठीक है, और वो लिगेंड्स पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रल या नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं. ठीक है, तो अब मेटल के साथ जितने भी लिगेंड्स अटैच होते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है. ठीक है, तो मींस के अगर दो लिगेंड्स अटैच है तो हम कहते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है. 4 लिगेंड्स अटैच है तो हम कहते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. तो इसकी डेफिनेशन देख लें. इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाय द लिगेंड्स टू द सेंट्रल मेटल एटम और द आयन. ठीक है, यानी अब हमने देखें इस तरह से भी करना होता है ना कि जो हमारे पास लिगेंड्स हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर रहे हैं. ठीक है, जैसे अब क्लोरीन है, क्लोरीन के हमारे पास अगर 4 लिगेंड्स अटैच हैं. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो डोनेट कर रहे हैं, तो मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी जगह EN ले लें, EN आपको पता है ना कि EN बाइडेंटेट लिगेंड है. उसका मतलब क्या होता है? उसका नाम पूरा क्या है? इथाइलिन डायमीन. ठीक है, अब इथाइलिन डायमीन का एक ही मॉलिक्यूल लिया हुआ है हमने, लेकिन एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर रहा है? 2, क्योंकि इथाइलिन के साथ 2 अमीन्स ग्रुप लगे हुए हैं और उनके ऊपर जो लॉन पेयर्स हैं वो ये डोनेट करते हैं. ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करेंगे. तो इसका मतलब होगा कि अगर एक मेटल के साथ एक EN लगा हुआ है तो उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 2 होगा. ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो इसको डोनेट किए जा रहे हैं. तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं दैट आर डोनेटेड फ्रॉम दी donated by the ligands to the central metal atom or the ion are called coordination number. ठीक है, and numerically coordination number represents the total number of chemical bonds formed between central metal atom or ion and the donor atoms of the ligands. यानी बेसिकली वो कहते हैं कि यहाँ पे हम बता रहे हैं कि बेसिकली कितने बॉन्ड्स बना रहा है मेटल विद द लिगेंड. मीन्स कि अगर 6 क्लोरीन है और वो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर रहे हैं, तो ये बेसिकली बताया जा रहा है कि 6 बॉन्ड्स जो हैं वो लिगेंड्स बना रहे हैं विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन. ठीक है, तो ये किसको बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स को. ठीक है, अच्छा, और वो बॉन्ड्स किसके दरमियान में बन रहे हैं? सेंट्रल मेटल एटम और आयन. यानी सेंट्रल मेटल जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में भी हो सकती है और आयन फॉर्म में भी हो सकती है. एंड सेंट्रल मेटल एटम या आयन का बॉन्ड विद द डोनर लिगेंड्स. ठीक है, अब आपने एग्जांपल्स मस्ट देनी है. यहाँ पर मैंने आपकी बुक की एग्जांपल्स ही यहाँ पर कोट कर दी हैं. आप इनमें से 1 या 2 जो है वो बहुत अच्छे से आप उसको याद करेंगे. ये ना हो कि आप अपनी मर्जी से अब K4 लिखा है तो K4 की जगह आप सिंपल K लिख रहे हो, तो वो तो उसकी वैलेंसीज ही बैलेंस नहीं हो रही होंगी. ठीक है,
CN6 ऐसे ऐसे लिख लेंगे ना। अगर के की जगह K4 की जगह सिंपल K लिख लेंगे तो ये वैलेंसी बैलेंस नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो +1 है, ये -1 है, ये -6 हो जाएगा, और यहाँ पर आयरन की वैलेंसी +5 हो जाएगी। तो आयरन कभी भी +5 वैलेंसी शो नहीं करता, तो ये आपका कंपाउंड ही गलत हो जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए आपने जो भी कंपाउंड लिखना है तो 1-2 कंपाउंड जो है वो प्रॉपरली आप याद कर लें, ठीक है। जैसे आयरन है तो वो 6 साइनाइड्स के साथ रिएक्ट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और उसके साथ 4 पोटेशियम आते हैं तो वो बैलेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये पूरी जो है इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फार्मूला याद कर लिया, और इसमें आप बताएंगे कि आयरन का द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द Fe+2, ठीक है। उसमें आपने उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताना है। Fe+2 इज़ 6, क्योंकि उसके साथ जो साइनाइड्स एंड आइंस हैं 6, वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें। तो इसी तरह इन दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cu+2, अब यहाँ पर इसकी वैलेंसी जो है वो +2 है, ठीक है। +2 कैसे है? क्योंकि देखें सल्फेट के ऊपर -2 होता है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +2, लिगेंड्स के ऊपर 0, तो ऑब्वियसली बात है मेटल के ऊपर +2 होगा, ठीक है। तो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर +2 इज़ 4, ठीक है, क्योंकि 4 अमोनिया जो हैं वो लगे हुए हैं। इसी तरह सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, सिल्वर प्लस का, और निकल 0 का, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ठीक है, क्योंकि इसकी भी 0 है और ओवरऑल और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर भी 0 है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? द सेंट्रल न्यूट्रल मेटल एटम और आइन अलोंग विद द लिगेंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास मेटल होती है और साथ लिगेंड्स होते हैं। तो इसी को आपने डेफिनेशन की फॉर्म में लिखना था कि सेंट्रल मेटल एटम और आइन अलोंग विद द लिगेंड्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। तो वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाते हैं। It is usually placed in the square brackets and it may be positively charged, negatively charged और neutral। यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल यानी 0 चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कोई भी 2 एग्जांपल जो हैं वो अच्छे से याद कर लें, जैसे ये न्यूट्रल वाली है और ये पॉजिटिव चार्ज वाली है, ठीक है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ दिस कम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी ये जो पूरा कम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें उन्होंने ये अलग से करके लिखा है Ag सिल्वर और डाइअमाइन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर +1 कि ये जो है इस पूरे कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और इस पूरे कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये खुद ही है पूरा, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल में कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस इज़ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेकंड वाले में दिस इज़ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, फर्स्ट वाले में दिस इज़ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इसे भी 2 एग्जांपल्स अच्छे से इसके साथ मेमोराइज करके लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, डिफाइन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। आपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की ऑलरेडी हेल्पिंग वीडियो जो है वो वॉच कर ली हुई है, तो इस वजह से इसमें आपको मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म जो है वो लिखना है। मेटामेरिज्म तो ऑलरेडी जो है वो 2016 फर्स्ट के पेपर में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो टॉटोमेरिज्म जो है वो आपने हेल्पिंग वीडियो से जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया है, उसको इस तरह से आपने डेफिनेशन लिखनी है और यहाँ से उसकी कीटो एंड इनोल फॉर्म जो है वो आपने शो कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, हाउ कैन इथाइलिन बी कन्वर्टेड इनटू एसिटल्डिहाइड एंड ग्लाइऑक्सिल। अब इथाइलिन होता क्या, ठीक है। बेसिकली इथाइलिन आपके पास जो है वो इथीन को ही कहते हैं, ठीक है, इथीन को। अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि इथीन से हम एसिटल्डिहाइड कैसे बनाएं। हमने तो एसिटल्डिहाइड बनाया था इथाइन से, ठीक है, आपने बड़े इजीली बना दिया था। इथाइन में आपने वाटर ऐड किया था, ठीक है, इथाइन में आपने वाटर ऐड किया था और उसकी रीअरेंजमेंट हो गई थी तो एसिटल्डिहाइड बन गया था। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आपने एल्डिहाइड इन कीटोन प्रिपेयर करने का मेथड अल्काइंस में पढ़ा हुआ है और ये बहुत दफ़ा रिपीट भी होता है, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे कि हमें तो इथाइलिन दे दिया, तो इसका मतलब है क्या कोई मसला नहीं है, आप पहले इथाइलिन को इथाइन में कन्वर्ट करें और फिर उसमें वाटर डाल के उसकी रीअरेंजमेंट कर दें, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको आपके लिए सॉल्व किया है। ये देखें, इथीन की पहले आप क्लोरीनेशन करें इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो दोनों क्लोरीन ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने अल्कोहलिक OH के साथ पहला रिएक्शन करवाना है, तो एक क्लोरीन
और एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो क्लोरोईथेन बन जाएगा। फिर आपने जो है वो सेकंड टाइम जो है वो इसके साथ जो है वो रिएक्ट करवाना है। यहाँ पे आपने अल्कोहल भी मेंशन करना है, ठीक है, अल्कोहलिक के OH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सेकंड क्लोरीन और उसका दूसरी तरफ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है, तो ये इथाइन बन गया, ठीक है। अब इथाइन में आप सिंपल वाटर ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4, सल्फ्यूरिक एसिड और 75 डिग्री सेंटीग्रेड आपने टेम्परेचर रखना है। तो ये देखें ये तो सिमेट्रिक है, कोई मसला ही नहीं है। आप एक बॉन्ड जो है वो रिमूव करेंगे, एक साइड पे H ऐड कर देंगे और एक साइड पे OH ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये ऐड हो गया। अब आपने लास्ट स्टेप में रीअरेंजमेंट करनी है। देखें बहुत इजी वे में मैंने बताया कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरह से शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और कार्बन के चूँकि 5 बॉन्ड बनने वाले हैं तो इसलिए ये वाला पाई बॉन्ड कार्बन का टूट जाएगा और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये जो नेगेटिव साइन है इस H पॉजिटिव को अपने साथ अटैच कर लेगा और CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रीअरेंजमेंट आपको ऑलरेडी समझाई हुई है। नेक्स्ट है इथाइलिन से ग्लाइकोल बनाना है। तो ये आपने KMnO4 की प्रेजेंस में 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करें कोल्ड कंडीशन में, तो इथाइलिन ग्लाइकोल बन जाता है। 2 मैग्नीज ऑक्साइड एंड 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स बन जाते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का C पार्ट, व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ क्रोटोन एल्डिहाइड फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड बाय गिविंग रिएक्शन मैकेनिज्म। तो अब बेसिकली हम एल्डोल कंडेंसेशन ऑलरेडी पीछे जो है वो पढ़ चुके हैं 2016 के फर्स्ट पेपर में, ठीक है। अच्छा, और 2016 सप्ली 1 के पेपर में भी ये ऑलरेडी जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन का आ चुका है, ठीक है। देखें ये एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़रोज रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, तो इनके मैकेनिज्म्स की बहुत ज़्यादा अच्छी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास ये एल्डोल कंडेंसेशन को आपने किस तरह से लिखना है। बेसिकली यहाँ पर ना स्पेसिफिकली आपको बोल दिया कि क्रोटोन एल्डिहाइड प्रिपेयर करना है, ठीक है। वैसे जो 2016 S1 है या 2016 1 पेपर है तो उसमें सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन पूछा हुआ है कि भाई विद एग्जांपल बता दें, आपकी मर्जी है, आप कोई भी एल्डिहाइड हो चूज़ कर सकते हैं और उससे कंडेंसेशन करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन क्रोटोन एल्डिहाइड बनाने के लिए आपको एसिटाल्डिहाइड से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे उन्होंने यहाँ पर बता भी दिया क्वेश्चन में, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड। लेकिन अगर नहीं बताते तो भी आपको पता होना चाहिए कि क्रोटोन एल्डिहाइड आपने आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है और वो एसिटाल्डिहाइड से ही बनती है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसका जो है वो डेफिनेशन लिखी, उसकी कंडीशंस लिखेंगे आप, ठीक है। और ये आपके पास दोनों एसिटाल्डिहाइड्स जो हैं वो आपके पास कंडेंस हो रहे हैं डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है। और ये जो फिर अल्फा बीटा अनसेचुरेशन होगी, ठीक है, वाटर रिमूव होगा और ये क्रोटोन एल्डिहाइड या 2-ब्यूटेनॉल बन जाएगा, ठीक है। तो इसका फिर आपने मैकेनिज्म लिखना है 4 स्टेप में, ये 3rd स्टेप है, देन ये 4th स्टेप है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का A पार्ट, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जेंस। अब ये कन्वर्जेंस कैसे होंगी, यानी इथीन से एथानोल बना दें, ठीक है, इथीन से एथानोल बना दें और फिर एथानोल से एथानोइक एसिड बना दें, ठीक है। तो ये भी ऑलरेडी आपने सारे के सारे रिएक्शंस किए हुए हैं। इथीन में सिंपल क्या है कि ये देखें इथीन आपके पास ऐसे होता है ना, ठीक है। तो आपने इसमें एथानोल बनाना है तो आप इसमें क्या करेंगे, अब ये पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, OH तो आपने डालना ही डालना है, तो आप अगर वाटर डाल दें, ठीक है, तो H जो है वो एक साइड पे चला जाएगा, OH दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो आपके पास सिंपल वे में जो है वो एथानोल बन जाएगा। बस कंडीशंस आपने याद रखनी है कि किसकी प्रेजेंस में जो है वो वाटर ऐड हो रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में वाटर ऐड हो रहा है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आपने इसको हीट भी करना है, ठीक है। तो आपने रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के नेम्स भी लिखने हैं। इथीन से एथानोल बन रहा है, फिर एथानोल ऑब्वियसली बात है कि अल्कोहल है और अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो जो है वो उसका वो एल्डिहाइड कीटोन्स एंड देन एसिड बना देगा, ठीक है। तो ये आपके पास पहले यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वही आपने रखने हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और हीट भी कर रहे हैं आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। तो सबसे पहले ये एसिटाल्डिहाइड बना देगा, क्योंकि ये देखें ये 2 कार्बन अल्कोहल है ना, तो 2 कार्बन एल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है। और अगर 2 कार्बन एल्डिहाइड है तो फर्दर ये वाला ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाएगा तो 2 कार्बन एसिड बन जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, तो स्टूडेंट्स बल्कि यहाँ तक ही ये सारा का सारा जो है वो हमने सेक्शन C कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। बहुत से क्वेश्चंस पीछे से रिपीट हो रहे थे, दैट्स वाई इसमें हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा और ये सारे के सारे हमने जो है वो क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस कर लिए हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।